तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ग्लूकोमा। आप लोगों ने ग्लूकोमा के बारे में सुना होगा, ठीक है, अक्सर सुना होगा ग्लूकोमा के बारे में कि ग्लूकोमा क्या होता है। एक्चुअली ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी आंखों के आगे जो आंखों में जो पानी होता है, एक फ्लूइड होता है जो हमारे आई बॉल को या पूरी आई को उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अगर वो फ्लूइड या पानी अगर वो एक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब कि उसका जो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है वो होता है 11 से 21 mm ऑफ Hg। अगर वो उससे ज़्यादा उस पानी का प्रेशर बढ़ जाए तो वो आंखों पर जोर देने लगता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है, ठीक है। ये एक बीमारी नहीं है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अगर हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर हम वन बाय वन इसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो ग्लूकोमा होता है वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है। क्लियर? ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब है कि इसमें और भी चीज़ें आती है। क्या क्या चीज़ें आती है इसमें? क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, मतलब जो आपकी आंखों में प्रेशर होता है जो 11 से 21 mm ऑफ Hg होता है नॉर्मली, ठीक है। अब वो कितना बढ़ जाता है, वो मोर देन 24 mm ऑफ Hg वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर इतना प्रेशर आंखों में बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आंखों को दिक्कत होगी। क्लियर? दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें क्या होता है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होने लग जाती है। क्लियर? ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी, आपकी डैमेज हो जाएगी। क्लियर? और थर्ड जो इसमें आती है कंडीशन वो होती है डैमेज ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। डैमेज ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ब्लाइंड स्पॉट भी बोल रहे थे। डैमेज ऑप्टिक डिस्क वो भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इसमें क्या है, 3 कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब अगर आपके पास इस टाइप का कुछ ग्लूकोमा देखने को मिलेगा जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन। इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन क्या है? इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन होता है बच्चों जहां पर अगर क्या होगा, इफ इंक्रीज ओनली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, अगर आपको इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ही सिर्फ इंक्रीज होगा, बाकी ये दोनों चीजें नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज इंट्राऑक्यूलर हाइपर टेंशन। क्लियर? अगर उसमें ऑप्टिक डिस्क डैमेज होगी या आपका ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होगी तो वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हाइपरटेंशन नहीं कहलाया जाएगा कि इसकी वजह से नहीं हुआ है, तो उसको आप नॉर्मल प्रेशर ग्लूकोमा भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल प्रेशर ग्लूकोमा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कि ये होता कैसे है, ठीक है। ये तो हमने बता दिया, अब ये ग्लूकोमा होता कैसे है। अगर मैं इसकी एनाटॉमी की बात करूंगी तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, जो हमारी आई होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो सेकेंड लेयर होती है उसे हम कहते हैं दिस इज कुरॉइड, या आप उसको यूवियल ट्रैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कोरॉइड या फिर यूवियल ट्रैक, ठीक है। तो ये सेम जो यूवियल ट्रैक होता है ये दोनों तरफ से इस तरीके से सेम होगा। थर्ड लेयर आपको पता ही है, सबसे अंदर वाली लेयर कौन होती है हमारी, दिस इज रेटिना, दिस इज रेटिना। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या है, जो ये पोस्टीरियर सेगमेंट है, ठीक है, ये जो आपका पोस्टीरियर सेगमेंट है यहाँ से अब हमको कोई लेना देना नहीं है। जितना भी सारा हमें काम होगा वो कहाँ से है, हमको हमारे एंटीरियर सेगमेंट से। सबसे पहली तो बात, यहाँ पर क्या है, हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेबिक्यूले मैशवर्क्स प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्यूले मैशवर्क, ठीक है, ट्रेबिक्यूले मैशवर्क। ट्रेबिक्यूलेट मैशवर्क के ठीक पीछे एक आपको ऐसा एक जोन दिखेगा, ऐसा एक डंपिंग जोन दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, केनाल ऑफ श्लेम। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज केनाल ऑफ श्लेम,
अब ये जो कैनाल ऑफ श्लेम होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, और ये दोनों तरफ सेम इसी तरीके से होता है। हमारी आई जो होती है दोनों तरफ सेम ऐसा ही होगा, कैनाल ऑफ श्लेम और ट्रेबिक्युलर मेशवर्क। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो हमारी ये सीलियरी प्रोसेस है, ठीक है, ये जो सीलियरी प्रोसेस है, यहाँ से हमारा क्या होता है, फ्लूइड रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्वस ह्यूमर निकलता है, ठीक है। यहाँ से हमारा एक्वस ह्यूमर निकलता है। अगर आप बोल सकते हो पोस्टीरियर चैम्बर से क्या होगा, हमारा एक्वस ह्यूमर निकलेगा, और वो एक्वस ह्यूमर कहाँ आता है, हमारे एंटीरियर चैम्बर में, ठीक है। वो एक्वस ह्यूमर कहाँ आएगा, हमारे एंटीरियर चैम्बर में। जैसे ही एंटीरियर चैम्बर में आएगा वो एक्वस ह्यूमर, वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा बच्चों, वो आपके ट्रेबिक्युलर मेशवर्क होते हुए, यहाँ से वो ट्रेबिक्युलर मेशवर्क से होते हुए सीधा वो कहाँ जाता है, आपके कैनाल ऑफ श्लेम में। और कैनाल ऑफ श्लेम से होते हुए वो सीधा आपके कहाँ जाता है, आपकी एपिस्क्लेरल वेन्स में, ठीक है। सीधा कहाँ चले जाएगा, आपकी एपिस्क्लेरल वेन। कैनाल ऑफ श्लेम से कहाँ जाएगा, आपकी एपिस्क्लेरल वेन में, ठीक है। ये आपके नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगर आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो यहाँ पर एंगल प्रेजेंट होता है वो कितनी डिग्री का एंगल होगा, तो आपको उस एंगल के बारे में भी बताना पड़ सकता है। जो आपका इरिडोकॉर्नियल एंगल होता है, इसको बोलते हैं इरिडोकॉर्नियल एंगल। क्लियर? जो इरिडोकॉर्नियल एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, दिस इज 45 डिग्री एंगल, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल होता है, इसको कहते हैं बच्चों इरिडोकॉर्नियल एंगल। का मतलब है कि किस किस के बीच, आइरिस प्लस कॉर्निया के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री का है। और ये एंगल हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ये एंगल कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको इतना? नेक्स्ट चले, ठीक है, ये है आपका इरिडोकॉर्नियल एंगल। अब ये जो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है, यहाँ पर तो आपको पता है यहाँ कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर। और ये जो विट्रस ह्यूमर है ये लेंस से आगे बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये सारा का सारा विट्रस ह्यूमर क्या करेगा, आपकी आई बॉल की शेप को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमारा लेंस प्रेजेंट होता है तो ये लेंस से आगे ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रहेगा कि कहाँ से आता है हमारा एक्वस ह्यूमर, वो आता है हमारी सीलियरी प्रोसेस से, ठीक है। सीलियरी प्रोसेस किसका पार्ट है, सीलियरी बॉडी का, उसके दो पार्ट है, सीलियरी प्रोसेस एंड सीलियरी मसल। क्लियर हो गया? अब ये नॉर्मल सी एक बात करती हूँ, जो ये पॉइंट है यहाँ पर अगर टोटल मैं एक्वस ह्यूमर की बात करूँ तो डेली यहाँ पर बनता है कितना, 0.25 ml कैपेसिटी है इसकी यहाँ पर रखने की। और सामने वाला जो चैम्बर होता है इंटीरियर चैम्बर वो रखता है 0.6 ml। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 0.6 आपकी क्या है, एंटीरियर चैम्बर में है, एंटीरियर चैम्बर में है आपका एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और 0.25 ml आपके पोस्टीरियर चैम्बर में। तो टोटल कितना होता है एक्वस ह्यूमर हमारी आंखों के अंदर, दैट इज 0.31 ml एक्वस ह्यूमर होता है हमारे, कहाँ पर, हमारे एंटीरियर सेगमेंट में। ये पूरा का पूरा क्या है, एंटीरियर सेगमेंट है इस लेंस से पहले। और ये क्या है आपका पोस्टीरियर सेगमेंट, या फिर पोस्टीरियर सेगमेंट भी बोल सकते हैं, अब इसको कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चैम्बर कितने हैं, दो। और एक्वस ह्यूमर कहाँ बनता है, आपके पोस्टीरियर चैम्बर में। क्लियर? चलिए इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं वन बाय वन। ये थी एक नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इरिडोकॉर्नियल का एंगल 45 होना ही चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना ही चाहिए। क्लियर? दूसरा, दूसरा क्या होना चाहिए कि आपके जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है ये हेल्दी होने चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए, इनमें कोई जाली नेट में कुछ कचरा नहीं फंसा होना चाहिए। क्लियर हो गया? और ये जो इरिडोकॉर्नियल एंगल है इनका एंगल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ग्लूकोमा में होता क्या है बच्चों, ठीक है। एक्चुअली अब ग्लूकोमा में हो क्या रहा है, तो ग्लूकोमा में अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, दो कंडीशन हो रही है।
एक कंडीशन क्या हो रही है, ये है हमारा क्लोज एंगल, हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ओपन एंगल पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ओपन एंगल। क्लियर? ये एंगल परफेक्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका, बराबर से ये कॉर्निया है, ये आपका आइरिस है। ठीक है, ये आपका आइरिस है, और यहाँ पर आपके ट्रेबिक्युलर मेशवर्क है। ठीक है, ये आपके ट्रेबिक्युलर मेशवर्क है, ये कैनाल ऑफ श्लेम है दोनों तरफ। ठीक है, ये आपका एंगल है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल है। क्लियर? और ये क्या है आपका आइरिस। चलिए, फर्स्ट कंडीशन में अब होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में अब होता क्या है, हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोमा जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज एंगल, एक होता है ओपन एंगल। क्लियर? हमारे पास टू टाइप के ग्लूकोमास आते हैं, एक आता है हमारे पास ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक आता है हमारे पास क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, अब ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में, देन क्लोज एंगल ग्लूकोमा के बारे में। ओपन एंगल मतलब जिसका एंगल क्या है, जिसका एंगल क्या है, ओपन है, और एंगल कौन है हमारे पास, कितनी डिग्री का है, यहाँ 45 डिग्री का। कहाँ बन रहा है वो, आइरिस प्लस कॉर्निया के बीच में बन रहा है ना, आइरिस और कॉर्निया के बीच में, मतलब वो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं इस एंगल की बात। ठीक है, इसने कहा कि यहाँ पर एंगल ओपन है, तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत होगी बच्चों उसके इस ट्रेबिक्युलर मेशवर्क के अंदर। इस ट्रेबिक्युलर मेशवर्क के अंदर इसके यहाँ पर बहुत सारा कचरा जमा हुआ होगा, एक मैं नॉर्मल सी बात कर रही हूँ। इस ट्रेबिक्युलर मेशवर्क के ऊपर क्या होगी, उसके यहाँ पर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, लाइक प्रॉब्लम जैसे वहां पर क्या हो चुका हो, मतलब कोई अक्यूमुलेशन हो चुकी हो वहां पर। ठीक है, जहां पर उसका क्या है, जब यहाँ से फ्लूइड आएगा तो वो नॉर्मली फ्लूइड जैसे यहाँ से हमारा एक्वस ह्यूमर रिलीज हुआ, जो हर 90 मिनट में रिप्लेस हो रहा था। ठीक है, ये पूरा 31 ml 0.31 ml फ्लूइड आया, एंगल भी ओपन था, बढ़िया से वो अपनी तरफ जा रहा था। अब वो यहाँ से नहीं जा पा रहा है, यहाँ हो गई है एंट्री बंद। एंट्री बंद क्यों हुई है, क्योंकि जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क थे उसके ऊपर क्या हो चुका है, अब कुछ चीज फंस चुकी है या फिर वो खराब हो चुके हैं। क्लियर? उसका एब्जॉर्प्शन का पावर एकदम खराब हो चुका है। क्लियर? आपके ट्रेबिकुलर मेशवर्क यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि फाइब्रोसिस हो चुका है, यहाँ पर ट्रेबिकुलर मेशवर्क में फाइब्रोसिस हो चुका है। उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो फ्लूइड जो आ रहा था, अब उसकी एंट्री क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब वो आगे फ्लूइड नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आपके ट्रेबिकुलर मेशवर्क क्या हो चुके हैं, फाइब्रोसिस। ठीक है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क में फाइब्रोसिस हो चुकी है। क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोला, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि एंगल ओपन है। प्रॉब्लम का है ट्रेबिकुलर मेशवर्क में। दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, अब यहाँ पर हमको एंगल को क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा, सेम आपको उसी तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका आइरिस और कॉर्निया के बीच का एंगल था, अब आपको उसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लियर? वो किसी कंडीशन की वजह से अब वो एंगल जो बन रहा था यहाँ पर 45 डिग्री का, अब वो नहीं बन रहा है, अब वो क्लोज हो चुका है। तो अगर एंगल ही यहाँ से क्लोज हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जितना भी फ्लूइड होगा, क्या वो आपके ट्रेबिकुलर मेशवर्क तक जा पाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपके ट्रेबिकुलर मेशवर्क एकदम परफेक्ट है। क्लियर? ट्रेबिकुलर मेशवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ट्रेबिकुलर मेशवर्क क्या है आपके, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें।
पर दिक्कत कहाँ है, आपका ये जो एंगल था, एंगल यहाँ पर आपका क्या है, एंगल इज क्लोज्ड। ठीक है, एंगल क्या है आपका, क्लोज है। अब जैसे यहाँ से एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन वो तो करता ही रहेगा, वो थोड़ी रुकेगा। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन तो होता रहेगा, अब वो तो अपने ही वे से जाएगा, पर अब वो यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है। क्लियर, वो यहाँ से एक्वस ह्यूमर निकल रहा है, बट वो जाएगा कहाँ, यहाँ जाने के लिए रास्ता क्या है, बंद है। क्लियर, जब रास्ता ही बंद है तो वो सारा का सारा एक्वस ह्यूमर कहाँ एक्यूमुलेट होगा, आपके एंटीरियर सेगमेंट में। क्लियर, सारा का सारा एक्वस ह्यूमर कहाँ एक्यूमुलेट होगा, आपके एंटीरियर सेगमेंट में। अब आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वो क्या होगा आपके पोस्टीरियर चैम्बर पर, उसका कोई असर पड़ेगा, उसका वैसे कोई असर नहीं पड़ेगा। सारा का सारा जो असर पड़ेगा वो क्या होगा, आपका जो एंटीरियर आपका जो सेगमेंट होगा उसमें क्या होगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 24 mm ऑफ Hg। आप ये लगा लो, जब वो जा ही नहीं रहा है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर, इसको कहते हैं क्या, दिस इज क्लोज एंगल ग्लूकोमा, या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी कह सकते हो आप, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया। अब हम इन दोनों में कोई एक डिफरेंस देखते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और हम बराबर से इसके डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक तरफ हम लोग लिखेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन यहाँ पर इनके पॉइंट्स लिखेंगे। ओपन एंगल में अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या था, इन दिस कंडीशन इरिडो कॉर्नियल एंगल इज ओपन। इसमें क्या था, इसमें क्या है आपका, इरिडो कॉर्नियल एंगल क्या है, कॉर्नियल एंगल इज ओपन। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर क्या है आपका, इरिडो कॉर्नियल एंगल क्या है आपका, कॉर्नियल एंगल इज क्लोज्ड। मतलब जो 45 डिग्री का एंगल था वो क्लोज है, और यहाँ पर 45 डिग्री का जो एंगल है वो ओपन है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें, कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ थी, यहाँ पर क्या थी, आपके जो ट्रेबिक्यूले मैशवर्क्स थे, ट्रेबिक्यूले मैशवर्क इज फाइब्रोज्ड। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ थी यहाँ पर, आपके ये जो ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क्स थे ये फाइब्रोज्ड थे। एंगल परफेक्ट था, बट आपके जो ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क थे वो क्या है, फाइब्रोज्ड है। ठीक है, फाइब्रोज्ड है आपके ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क। और यहाँ पर क्या है, आपके जो ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क है वो क्या है, ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क क्या है आपके, एकदम हेल्दी है। क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्यूपिल के साइज का क्या होगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसी कंडीशन है और ये क्लोज एंगल कैसी कंडीशन है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपका जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये कैसी कंडीशन है, इट इज क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक कंडीशन का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि जो आपके ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क है, हो सकता है उनके ऊपर वो कचरा जमा होने के लिए बहुत साल लग गए हो। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही लंबे समय से चलने वाली बीमारी है। ठीक है, लंबे समय से बीमारी होगी, लंबे समय से आपके ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क के ऊपर ये कचरा जमा हो रहा होगा, और जब तक ये अच्छे से जमा नहीं हो जाएगा तब तक उस पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी आंखों में कोई दिक्कत भी है। क्लियर हो गया। और ये जो कंडीशन है हमारी, ये कैसी कंडीशन है, दिस इज एक्यूट कंडीशन। ठीक है,
एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट कंडीशन का मतलब है इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो एंगल है, वो जो 45 डिग्री का एंगल है, वो क्या हो जाए, सडनली क्लोज हो जाए किसी कंडीशन की वजह से। ठीक है, आपका जो 45 डिग्री का एंगल है, हो सकता है वो सडनली क्लोज हो जाए किसी कंडीशन की वजह से। ठीक है, ठीक है, सडन क्लोजर ऑफ, इसमें क्या हो सकता है आपका, सडन क्लोजर ऑफ एंगल, हो सकता है किसी सडनली आपका एंगल क्लोज हो जाए, तो वो कैसी कंडीशन है, एक्यूट, एकदम से ही हो जाएगा ये। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है बच्चों, वो कैसा है आपका, पेनलेस, आपको तो पता ही है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ओपन एंगल कैसा है आपका, पेनलेस। ऑब्वियसली एंगल ओपन है ना, दिक्कत, ये तो आराम से इसकी जाली खराब हो रही है। और ये कैसा है, बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि अचानक से आपका एंगल बंद हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, फ्लूइड नहीं जाएगा, फ्लूइड नहीं जाएगा तो पेन होगी, होगी ना। तो ये कैसी कंडीशन है आपकी, पेनफुल कंडीशन है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे कि इसमें सिम्टम कैसे आते हैं, जो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें बहुत ही माइल्ड से सिम्टम आएंगे। ठीक है, आराम आराम से आपकी जाली के ऊपर कचरा भर रहा है, तो सिम्टम यहाँ माइल्ड होंगे। और यहाँ पर कैसे सिम्टम होंगे आपके, बहुत ही ज्यादा सिवियर सिम्टम होंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा सिवियर सिम्टम, क्योंकि आपका एंगल एकदम से क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि ये कैसी कंडीशन होती है, ये क्या है, बहुत ही कॉमन ग्लूकोमा है। ठीक है, ये क्या है, इट इज वेरी कॉमन ग्लूकोमा है। अगर आपने कभी घर में किसी को भी देखा होगा, तो आपके सबसे ज्यादा यही वाला ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। और ये क्या है, दिस इज वेरी डेंजरस ग्लूकोमा है। ठीक है, ये क्या है आपका, बहुत ही ज्यादा डेंजरस ग्लूकोमा है। अगर ये वाला क्लोजर एंगल ग्लूकोमा किसी को होगा, तो ये बहुत ही एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखने वाले हैं कि इस ग्लूकोमा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, दिस इज अ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये डेंजरस ग्लूकोमा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मेडिकल इमरजेंसी। ये एक टाइप की क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। अचानक से आपका एंगल क्लोज हो गया है, तो आपको इमिडिएटली पेशेंट को क्या है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन ग्लूकोमा है, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर। अब अगर हम इसके लॉस की बात करें कि इसमें विजन कैसा लॉस होता है, तो इसमें विजन अगर लॉस होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, स्लो विजन लॉस होगा। स्लो विजन यहाँ पर लॉस होगा, मतलब आराम आराम से लॉस हो रहा है। जब तक आपके नेट के ऊपर पूरा कचरा जमेगा, वो पूरी जालियां बंद होगी, तब जाके पेशेंट को पता चलेगा कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। क्लियर। और यहाँ पर जो विजन लॉस होगा, वो कैसा होता है, विजन आपका एकदम यहाँ पर सडनली लॉस हो जाएगा। सडन आपका क्या होगा, विजन लॉस हो जाएगा। और उसमें कैसे होगा, आपका एंगल एकदम से वो क्या है, ऐसे करके आपके कॉर्निया वापस जा चुके हैं, रेडियोकॉर्नियल एंगल वापस मुड़ चुके हैं, और उसकी वजह से आपका क्या है, एकदम से विजन लॉस होगा। एकदम से मतलब आपको एक दो दिन में ही सारा का सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा आंखों के आगे, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में, और आपको एकदम से आपकी आंखों के आगे ब्लर विजन हो जाएगा या विजन लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका एक्यूट एंगल ग्लूकोमा होता है, यहाँ पर बच्चों आपको हाइपरईमिया देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हाइपरईमिया, कभी कभी आपको हाइपरईमिया भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसको आप रेड आई भी बोलते हैं। क्लियर। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो रेड आई आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्लियर। यहाँ पर अगर हम मोस्ट साइन एंड कॉमन साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ के तो एकदम क्लियर हो चुके हैं, बट जो एक्यूट एंगल है, वहां पर और ज्यादा साइन एंड सिम्टम आते हैं, जैसे कि ये जो इस टाइप का जो ग्लूकोमा है बच्चों, वो क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल कंडीशन है, ये दोबारा ठीक नहीं हो सकती अगर एक बार आपका डैमेज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बात क्या करें, यहाँ पर अगर हम प्यूपिल की बात करेंगे, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर प्यूपिल फिक्स्ड होंगे। ठीक है, कैसे होंगे यहाँ पर प्यूपिल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्यूपिल की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्यूपिल फिक्स्ड होंगे, और साथ में क्या होंगे, सेमी डायलेटेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्यूपिल फिक्स कैसे हो गए,
देखो नॉर्मली यहाँ पर क्या हो रहा था हमारी आंखों में, हमारे क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या हो रहा था, जब मैं आपको ऊपर ही डायग्राम में दिखा देती हूँ कि प्यूपिल फिक्स कैसे हुए। ठीक है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या हो रहा था, हमने कहा कि हमारा एंगल क्या हो गया था, यहाँ वापस चला गया था। ठीक है, ये एंगल पीछे चले गए थे हमारे, है ना। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, बीच में प्यूपिल प्रेजेंट होता था, जिनको होल्ड कौन रख करके रख रहा था, हमारे आइरिस। अब जब ये दोनों ऊपर को चले गए तो इनकी वजह से क्या प्यूपिल में खिंचाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, प्यूपिल को अपनी तरफ खींचेंगे। ये प्यूपिल को अपनी तरफ खींचेंगे तो प्यूपिल हमारा यहाँ पर क्या होगा, डायलेटेड हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा। क्या प्यूपिल के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, जब ये इस तरीके से पीछे को मुड़ चुके हैं तो प्यूपिल के ऊपर जोर पड़ेगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्यूपिल क्या है, प्यूपिल आपका डायलेटेड है और यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये देखो खिंचाव पड़ गया, उधर को खींच रहे ये, अपनी अपनी तरफ दोनों एंगल मुड़ चुके हैं तो प्यूपिल आपके फिक्स्ड एंड डायलेटेड हो चुके हैं। क्लियर। और यहाँ पर प्यूपिल का कोई लेना देना नहीं है, जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है यहाँ पर आपके प्यूपिल क्या रहेंगे, नॉर्मल ही रहेंगे। प्यूपिल के साइज पर यहाँ पर कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ आपके प्यूपिल एकदम पॉइंटेड रहेंगे और छोटे से ही रहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो दोनों की दोनों हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम आते हैं जो आपके दोनों ही ग्लूकोमा में देखने को मिलेंगे, चाहे वो ओपन एंगल हो चाहे वो क्लोज एंगल हो। तो ऐसे कौन से दो साइन एंड सिम्टम है जो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों में हमको देखने को मिलेगा बच्चों, टनल विजन देखने को मिलेगा और हमको देखने को मिलेगा हालोज रिंग अराउंड द लाइट। जैसे श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद होता है ना, वो वैसे सुदर्शन चक्र के बाहर उजाला। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉमन साइन एंड सिम्टम इन, कॉमन साइन एंड सिम्टम इन ग्लूकोमा। क्या है कॉमन साइन एंड सिम्टम, कॉमन साइन एंड सिम्टम है दैट इज टनल विजन। फर्स्ट क्या है आपका, दैट इज टनल विजन। दूसरा होगा आपका हालोज विजन। हालोज विजन भी बोल सकते हैं या हालोज रिंग भी बोल सकते हैं। हालोज रिंग का मतलब होता है कि उनको क्या होगा, देखो ये पहले ही बोल रहा है टनल विजन है। टनल विजन का मतलब ऐसे आपका जो पेशेंट होगा उसको एकदम बीच का दिखाई देगा और ये साइड का उसको नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर पेरिफेरल लॉस हो जाता है। तो टनल विजन, जैसे टनल होती है ना सुरंग, हमको बीच का दिखाई देता है, इधर उधर अंधेरा होता है, तो जो बीच का होगा वो क्लियर है टनल की तरह। ठीक है, जैसे सुरंग होती है, सुरंग में कैसा दिखाई देता है, सेम टनल की तरह विजन होता है। हालोज का मतलब होता है ऐसे बीच का तो बढ़िया दिखाई देगा बट इधर उधर क्या होगी उसके, श्री कृष्ण भगवान की तरह एकदम रोशनी चमकेगी, जैसे हमें सूरज के बाहर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों साइन एंड सिम्टम हमको क्या है, दोनों में देखने को मिलते हैं। बट अगर आपको ऐसे पूछेंगे कि सबसे पहले कौन सा विजन लॉस होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट विजन लॉस इन ग्लूकोमा। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट, कौन सा विजन लॉस होगा, फर्स्ट विजन लॉस इन ग्लूकोमा, लॉस इन ग्लूकोमा, सबसे पहले इसमें कौन सा विजन लॉस होगा, तो दैट इज पेरिफेरल विजन लॉस। ठीक है, आपका जो पेरिफेरल विजन लॉस है वो सबसे पहले इसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। और ये आपका क्वेश्चन है टारगेट हाई या पीआर यादव का। ऑब्वियस सी बात है, जब हमको विजन ही टनल दिख रहा है, जब हमको बीच का क्लियर दिख रहा है, इधर उधर का हमारा विजन लॉस है, कौन सा लॉस होगा, पेरिफेरल विजन ही तो लॉस होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसमें होता क्या है, इसमें हमारा कॉर्निया जब स्वेलन हो जाता है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वहां पर जैसे फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से कॉर्निया में स्वेलिंग आ जाती है। तो फिर क्या होगा, हमको जो पेरिफ्रीज की चीज़ें होती है वो हमको नहीं दिखाई देगी, इस वजह से। जैसे कैटेगरेक्ट में हमको क्या है, टनल विजन लॉस होता है वहाँ। कैटेरेक्ट में क्या है, हमारे लेंस के ऊपर ही ओपेसिटी हो गई है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा टनल विजन यहाँ पर लॉस होगा और वहां पर उनको पेरिफ्री का सब दिखाई देता है। ठीक है, पेरिफ्री उनकी क्लियर होगी, पेरिफ्री उनका क्लियर होता है बट उनका टनल का विजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की कि हमने करना क्या क्या है। क्लियर? चलिए, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम सबसे पहले करते हैं उनका जो एंगल खराब हुआ है, हम पहले वो देखेंगे। उसको बोलते हैं बच्चों दैट इज गोनियोस्कोप। क्या बोलेंगे? गोनियोस्कोप। गोनियोस्कोप से जब हम उनको देखते हैं, हम उसको क्यों यूज करते हैं? यूज टू विजुअलाइज द it is used to visualize the iridoconial angle। क्यों यूज करते हैं हम इरिडोकॉर्नियल एंगल को? इरिडोकॉर्नियल एंगल को चेक करने के लिए। क्लियर? जो कितना है 45 डिग्री है। सबसे पहले हम गोनियोस्कोप करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आइरिस और कॉर्निया का एंगल क्या है, 45 डिग्री है या नहीं है। नहीं है तो उसको कौन सा ग्लूकोमा है? दिस इज एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। क्लोजर एंगल ग्लूकोमा है उसको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दूसरा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम और क्या 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 डायग्नोज करेंगे? हम उनकी करते हैं बच्चों फंडोस्कोपी। ठीक है, फंडोस्कोपी में क्या होगा? हम उनके फंडस को अच्छे से एग्जामिन करेंगे। ठीक है, हम उसमें देखेंगे कि इसकी जो ऑप्टिक नर्व है, इतना जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ था, कि उसकी क्या है, ऑप्टिक नर्व डैमेज तो नहीं हुई है। ऑप्टिक नर्व क्या करेंगे हम उसमें? इंटैक्ट और डैमेज, ये चेक करेंगे। इंटैक्ट है या डैमेज है। देखो, आगे अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, वो मिक्स बिल्कुल नहीं होगा आपके विट्रस ह्यूमर के साथ, बट जब आई में प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो सकती है। ये 100% श्योरिटी है। क्लियर हो गया? चलिए, थर्ड हम क्या करते हैं बच्चों? टोनोमेट्री। टोनोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोनोमेट्री तो हमको करनी ही पड़ेगी। क्यों चेक करते हैं हम? आईओपी चेक करने के लिए आईओपी चेक करेंगे। क्लियर हो गया कि इंक्रीज है या कितना है उसका आईओपी चेक करेंगे, इंक्रीज ही आएगा। अब ये जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, इसको भी चेक करने का बच्चों टाइम होता है। क्लियर? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर आप मॉर्निंग में चेक कर रहे हो, आपके पास पेशेंट सुबह सुबह आया है, तो उसका जो है आईओपी हमेशा इंक्रीज ही होगा। ठीक है, आईओपी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि सुबह सुबह हमारा ऑलरेडी आईओपी बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, तो आप उसको नॉर्मल मेंशन करोगे। क्लियर हो गया? इसलिए मॉर्निंग में नहीं चेक करना है आपको, दिन के टाइम चेक करना है। आप शाम के टाइम, इवनिंग में चेक कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में हमेशा सबका आईओपी इंक्रीज ही होता है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे विजुअल फील्ड। हमने क्या बोला इसमें? हम उनमें उसका थोड़ा सा पेरिफेरल विजन भी चेक करेंगे। तो पेरिफेरल विजन चेक करने के लिए हमने क्या करना है? उनका पेरीमेट्री करनी है। क्या बोलते हैं उसको? पेरीमेट्री। हम उनका पेरिफेरल विजन भी देखेंगे ना कि सही है या नहीं है। ठीक है, पेरीमेट्री किसके लिए करते हैं? टू असेस द विजुअल फील्ड। ठीक है, टू असेस द विजुअल फील्ड, या फिर आप क्या बोल सकते हो? पेरिफेरल विजन को चेक करने के लिए। ठीक है, विजुअल फील्ड चेक करने के लिए। ठीक है, कि उनका पेरिफेरल विजन इंटैक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये हम किसके लिए करते हैं? पेरिफेरल विजन चेक करने के लिए, उनको इधर उधर की चीजें बराबर से दिख रही है या नहीं। क्लियर? अब हमारा सबसे मेन एम क्या है? अब हम इसके अगर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो हमारा ट्रीटमेंट में जो मेन एम है हमारा, वो क्या है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करना। ठीक है, मेन एम क्या है हमारा? मेन एम है टू डिक्रीज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। वरना हमारी आई डैमेज हो सकती है, सब खराब हो सकता है। हमको वो प्रेशर को डिक्रीज करना है। और वो प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा? उसके लिए या तो हमें क्या है, प्रेशर को डिक्रीज, या तो हमें उसके फ्लूइड के फ्लो को डिक्रीज करना होगा, या फिर हमें उसके एंगल को खोलना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम क्या देंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है बच्चों हमारा टीमोलोल। ठीक है, क्या होता है हमारा? टीमोलोल। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टीमोलोल। आप नॉर्मली कैसे लिख सकते हो कि हमने क्या देना है पेशेंट को? बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। फर्स्ट क्या है? आपने पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देने हैं। बीटा ब्लॉकर किस फॉर्म में देंगे? आपका वो होगा किस फॉर्म में? दैट इज ड्रॉप की फॉर्म में।
ठीक है। बीटा ब्लॉकर में अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसका एग्जाम्पल है दैट इज टीमोलोल। ठीक है। और ये ट्रीटमेंट किसके लिए? आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए। ठीक है। किसका ट्रीटमेंट है ये? ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए। ये किसके लिए है? ओपन एंगल ग्लूकोमा में ये ज्यादा यूज होगा टीमोलोल। ठीक है। इसमें एक्चुअली होगा क्या? टीमोलोल एक्शन क्या करेगा? ठीक है। टीमोलोल का एक्शन क्या है? ठीक है। बीटा ब्लॉकर आपने दे दी। ठीक है। बीटा ब्लॉकर में आपने दवाई क्या दी? दिस इज टीमोलोल। एक्शन क्या है टीमोलोल का? टीमोलोल क्या करती है बच्चों? टू डिक्रीज द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। ये क्या करता है? टू डिक्रीज द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। ये क्या करेगा? आपके एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को क्या करता है? इंक्रीज डिक्रीज करता है। ठीक है। अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ही डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा फिर? हमारा डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और हमारी आई बच जाएगी। फर्स्ट हो गया। ठीक है। सेकंड, अब हम सेकंड देखते हैं दूसरे नंबर पे हमने क्या देना है। दूसरे नंबर का जो ट्रीटमेंट होगा वो हम देंगे एस इनहिबिटर्स। पहले हमने दिए बीटा ब्लॉकर्स, अब हम देंगे एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स में हम क्या देंगे उनको? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। ठीक है। क्या देना है हमने? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स क्या है? दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। क्लियर? चलिए, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये भी क्या करते हैं? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं और ऑक्यूलर हाइपरटेंशन को ये क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। कैसे? ये क्या करेंगे? जितना भी आपका जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है ये क्या करता है? जितना भी आपका वहां पर CO2 प्रेजेंट होगा उसको वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको इनहिबिट करता है। मतलब जितना भी पानी होगा ना, ठीक है, जितना भी पानी होगा वो उसको इनहिबिट कर देगा। मतलब वो उसको इनहिबिट ही नहीं देगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखिए आप। एग्जाम्पल क्या है इसके? फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको बस इनके एग्जाम्पल याद रखना है, एसिटाजोलामाइड। दूसरा है आपका डोराजोलामाइड। अब इसमें याद कैसे रखना है कि छोटे बच्चों के लिए कौन है और बड़े बच्चों के लिए कौन है। ठीक है। छोटे बच्चे डोरेमोन देखते हैं ना, तो ये कौन सी है? ये है छोटे बच्चों के लिए। और जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए कौन सी है? दैट इज एसिटाजोलामाइड। क्यों दोनों? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड है, दैट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स। थर्ड है हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमने क्या देना है? कोलिनर्जिक ड्रग्स में हम लोग देंगे उसको, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी हमारी? दैट इज प्लियोकार्पिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? प्लियोकार्पिन। ये करती क्या है? ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए बच्चों? दिस इज फॉर क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ये किसके लिए है? क्लोज एंगल ग्लूकोमा के लिए अगर आपके ड्रग ऑफ चॉइस को पूछेगा दैट इज प्लियोकार्पिन। अब ये करती क्या है? ये क्या करेगी? आपके प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करती है। लियोकार्पिन का एक्शन क्या होता है? ये आपके प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगी। प्यूपिल को क्या करेगी? कंस्ट्रिक्ट करेगी। और जैसे ही आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा वो अपनी तरफ क्या करेगा? आइरिस को वो खींचेगा। क्लियर? कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? वो टाइट करेगा। किसको? कंस्ट्रिक्ट कर, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट एंड टाइट द आइरिस को वो टाइट करेगा। और वो कोशिश क्या करेगा? उस आइरिस को अपनी तरफ खींचने की। जैसे ही वो आइरिस को टाइट करेगा एंड पुल द आइरिस away from pull the iris away from the
ट्रेबिक्यूले मैशवर्क। क्लियर हो गया? क्या करा आपने, क्या दिया उसको, प्लियोकार्पिन दिया। प्लियोकार्पिन का एक्शन क्या था, पी फॉर प्लियो, पी फॉर प्लियोपिल, याद रहेगा ना। कोलिनर्जिक में प्लियोकार्पिन क्या करता है, प्यूपिल, प्लियो, प्लियोपिल, प्यूपिल, है ना। प्लियोकार्पिन क्या करता है, आपका जो प्यूपिल था वहां पर जो वो प्यूपिल ऐसा डायलेटेड हो गया था, अब हमने जैसी प्लियोकार्पिन दी आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो गया, और जो आपके ये जो एंगल ऊपर को जा रखे थे, आपके कॉर्निया के एंगल, है ना, ये जो एंगल ऐसे हो रखे थे उनको क्या करा उसने, वापस अपनी तरफ क्या करा, खींच लिया। क्लियर? उसने क्या करा, उनको अपनी तरफ क्या करा, अपनी तरफ उसने उनको खींच लिया। और जैसे ही उसने प्यूपिल ने अपनी तरफ उनको खींच लिया तो वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए। उन्होंने उसको टाइट करा और अपनी तरफ खींचा, और अब क्या हो गया, रास्ता यहाँ से साफ हो गया। अब आराम से क्या होगा, आपका जो है आपका एक्वस ह्यूमर क्या है, अब इजीली अब वो वापस आ चुके हैं अपनी जगह में, आपके आइरिस अब अपनी जगह में वापस आ चुके हैं क्योंकि प्यूपिल ने कंस्ट्रिक्ट होकर उनको वापस खींच लिया है। अब आपके ट्रेबिक्यूलर मैशवर्क एकदम ओपन है, अब सारा फ्लूइड आपका इजीली आई से बाहर जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप लोग यहाँ पर क्या है, एट्रोपिन को बिल्कुल अवॉइड करोगे। आप एक नोट लिख लीजिए, और उस नोट में लिखना है, क्या लिखना है आपको, तो आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्लोज एंगल ग्लूकोमा दैट इज प्लियोकार्पिन, एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओपन एंगल ग्लूकोमा दैट इज टीमोलोल। ठीक है, क्या है नोट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है, ओपन एंगल ग्लूकोमा दैट इज टीमोलोल, जो क्या करता है आपके एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का कौन है, प्लियोकार्पिन। क्लियर हो गया, दोनों क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोट, हमारा बोलता है कि यहाँ पर आपको एक और नोट लिखना है, और उस नोट में आप लोग लिखोगे कि एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, एट्रोपिन क्या है, इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। क्लियर? क्योंकि एट्रोपिन क्या करती है, एट्रोपिन आपके सिंपैथेटिक को कंस्ट्रिक्ट करती है और पैरासिम्पैथेटिक को वो डायलेट करती है। मतलब एट्रोपिन आपकी क्या करेगी, सिंपैथेटिक मतलब वो क्या करेगी, आपके हार्ट की तरफ वहां पर तो कंस्ट्रिक्शन कर देगी, कंस्ट्रिक्शन करेगी। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है कि जितने भी आपकी क्या है, मसल्स है, आपकी आईज है, आपका स्टमक है ना, उन सबको वो क्या कर देती है, डायलेट कर देती है। और अगर डायलेट कर देगी तो फिर क्या होगा, अगर उसने डायलेट कर दिया किसको, आपके प्यूपिल को भी वो क्या करेगी, यहाँ पर डायलेट करेगी। पैरासिम्पैथेटिक को क्या करती है, रिलैक्स करती है। तो प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, और अगर प्यूपिल और ज्यादा डायलेट हो गए तो वो जो एंगल थे वो और ऊपर चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमको अपने जो एंगल क्लोजर है उनके लिए हमको कंस्ट्रिक्ट कराने हैं प्यूपिल, ताकि वो उस एंगल को वापस लेके आ जाए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कि अब हमने इसमें और क्या क्या दे सकते हैं दवाइयों में, तो आप उनको मेनिनटॉल भी दे सकते हो। ठीक है, क्या क्या देना है उनको, अदर ड्रग्स में क्या कर सकते हैं आप उनको मेनिनटॉल दे दीजिए। ठीक है, प्रोवाइड मेनिनटॉल दे सकते हैं आप उनको। ठीक है, उससे भी क्या होगा, आपका क्या होगा, फास्टेस्ट एक्टिंग ऑन ग्लूकोमा, ये क्या है, फास्टेस्ट एक्ट ऑन ग्लूकोमा पे बहुत जल्दी एक्ट करता है ये। नेक्स्ट आप क्या दे सकते हैं, उनका सर्जिकल मैनेजमेंट आप उनका कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। चलिए सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने करना क्या है, हमारे को अच्छे से पता है कि हमने ओपन एंगल ग्लूकोमा का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, ओपन एंगल ग्लूकोमा का, ओपन एंगल ग्लूकोमा में हमने सर्जिकल मैनेजमेंट क्या देना है। ओपन एंगल में हमको पता था एंगल तो ओपन है, प्रॉब्लम किस में है, ट्रेबिक्युलर मैशवर्क में, तो हम वहां पर क्या करेंगे, दैट इज ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। क्या करेंगे हम,
ट्रेबेक्युलोप्लास्टी करेंगे। ये किसका ट्रीटमेंट है? ओपन एंगल ग्लूकोमा। मतलब हम क्या करेंगे, उस ट्रेबेक्युलर मेशवर्क जो खराब हुआ है उसको हम अच्छे से ठीक कर देंगे। क्लियर हो गया? अगर प्लास्टिक से काम नहीं चल रहा है, मतलब अगर रिमूव फाइब्रोसिस, आप रिमूव करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है? ट्रेबेक्युलेक्टमी। तो आप वहां से पूरा का पूरा ट्रेबेक्युलर मेशवर्क को निकाल दो। ठीक है, आप पूरा का पूरा ट्रेबेक्युलर मेशवर्क निकाल दो और वहां पर न्यू डाल दो। क्लियर? ये तो था आपका ओपन एंगल। अब दूसरा आता है हमारा क्लोज एंगल। ठीक है, जिसका एंगल ही बंद है, जो आपके आइरिस जो है ऊपर को 45 डिग्री का एंगल वो बंद हो गया है, तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा को हमने क्या करना है? क्लोज एंगल ग्लूकोमा का सर्जरी क्या है? तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमने वो एंगल ठीक करना है, उसको बोलते हैं दैट इज इरिडोटॉमी। एंगल को तो ठीक कर रहे थे हम दवाई से, साथ में हम क्या कर सकते हैं? हम करेंगे इसमें इरिडोटॉमी। मतलब हम क्या करेंगे, जो आपका आइरिस था, ठीक है, जो आपके आइरिस जो इस तरीके से वापस मुड़ चुके थे वहां पर, ठीक है, आइरिस कुछ इस तरीके से हो चुके हैं। ठीक है, ये आइरिस का एंगल एकदम खराब हो चुका है। ठीक है, ये आपके आइरिस खराब हो चुके हैं, ये आपका प्यूपिल है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इस आइरिस में ही हम होल कर देंगे, उसको बोलते हैं इरिडोटॉमी। हम क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ पर सारा का सारा फ्लूइड इकट्ठा है ना, ठीक है, ये क्या है आपका? ये लेंस है, ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका प्यूपिल है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक शंट डालते हैं। क्लियर? हम क्या करेंगे, ओपन द एंगल विच वॉज क्लोज्ड। ठीक है, कैसे ओपन करेंगे, हम यहाँ पर उस इसको खोलने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, ओपन द एंगल, ओपन द एंगल ऑफ आइरिस। आइरिस के एंगल को हम ओपन करने की कोशिश करेंगे, जो क्या था हमारा? क्लोज था। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लेजर। किसकी हेल्प से ओपन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लेजर की हेल्प से हम उसको ओपन करने की हेल्प करेंगे। वो कैसे करेंगे? वहां पर हम एक टाइनी सा होल बना देंगे। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या बना दिया? एक टाइनी सा एक होल बना दिया है, एक छेद कर दिया है। और हमने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ से जितना भी फ्लूइड था हमारा, अब वो सारा का सारा फ्लूइड क्या होगा, अब वो यहाँ से वो बाहर चला जाएगा। क्लियर? आपने क्या करा, टॉमी का मतलब ओपनिंग होती है, अब सारा का सारा फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा और वो डायरेक्टली आपके कैनाल ऑफ श्लेम में चला जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, क्या था हमारा? इरिडोटॉमी किसके लिए? एंगल क्लोजर के लिए। टॉमी में क्या करेंगे, हम ओपन द एंगल ओपन करने की कोशिश करेंगे आइरिस में। ओपन एंगल कैसे होगा? जब हम यहाँ पर पूरा का पूरा एक छेद कर देंगे। अगर हम पूरा का पूरा यहाँ पर एक छेद कर देंगे उस आइरिस के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ से सारा का सारा फ्लूइड बाहर चला जाएगा और वो कहाँ जाएगा? आपके ट्रेबेक्युलर मेशवर्क वजह से कैनाल ऑफ श्लेम। क्लियर हो गया? अब हम एक और काम भी करते हैं कि हम टॉमी की जगह वहां पर एक शंटी लगा देते हैं। तीसरी जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं ड्रेनेज इम्प्लांट शंट। क्या बोलते हैं उसको? दिस इज ड्रेनेज इम्प्लांट शंट बोलते हैं, ड्रेनेज इम्प्लांट शंट। ठीक है, ड्रेनेज इम्प्लांट और शंट जो हम बोलते हैं उसमें क्या करते हैं, हम एक ओपन ट्यूब क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं एंटीरियर चैम्बर और कंजक्टाइवा के स्पेस में। क्या करते हैं हम? इम्प्लांट अ शंट। इसमें क्या करेंगे हम? इम्प्लांट अ शंट, इम्प्लांट अ शंट बिटवीन द एंटीरियर चैम्बर, बिटवीन द एंटीरियर चैम्बर, सामने वाले चैम्बर के पास, बिटवीन द एंटीरियर चैम्बर टू कंजक्टिवा, टू कंजक्टिवा स्पेस। ठीक है, वहां से कहाँ जाएगा वो? सीधा स्क्लेरल वेन में चला जाएगा। चलिए कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट जो हमारी सर्जरी है उसने क्या बोला हमारा, कि आप क्या करो, वहां से एक शंट लगा दो। ठीक है,
वहाँ से एक शंट लगा दो। तो शंट कैसे लगाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारी सर्जरी होगी वो हमने अब सीधा शंट लगाना है। शंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है, इस तरीके से हमारे एंगल क्लोज थे यहाँ पर, ये एंगल हमारे क्लोज थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक शंट डाल देंगे। शंट ये है आपका एंटीरियर चैम्बर, यहाँ पर आपका लेंस था, प्यूपिल था सॉरी, ये एंटीरियर चैम्बर, ये पोस्टीरियर चैम्बर, यहाँ पर आपका लेंस था, ये आपका लेंस था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक शंट डाल देंगे आपके कहाँ तक, आपके स्क्लेरा के बाहर, यहाँ कौन है, कंजक्टिवा। स्क्लेरा के बाद यहाँ पर कौन आती है, आपकी कंजक्टिवा। कंजक्टिवा कहाँ है, आपके स्क्लेरा के बाहर। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है बच्चों, जो आपकी पूरी स्क्लेरा को कवर करके रखती है, एक्सेप्ट आपके कॉर्निया। सिर्फ वो कॉर्निया को कवर नहीं करता है स्क्लेरा, बाकी वो आपकी कॉर्निया को कवर नहीं करता है कंजक्टिवा, बाकी वो आपके पूरे आईबॉल को करता है। तो हमने क्या करा है, यहाँ से एक पाइप डाला हमने, और उस पाइप को सीधा हमने कहाँ मिलाया, अपने कंजक्टिवा के पास। ये हमने एक शंट डाल दिया, ये हमने एक शंट डाल दिया, सीधा वो कहाँ गया, आपके कंजक्टिवा के पास। क्लियर हो गया, ये हमने यहाँ से एक शंट डाल दिया है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, आपका शंट है, कहाँ से डाला, फ्रॉम एंटीरियर चैम्बर से। ये एंटीरियर चैम्बर है ना, ये एंटीरियर चैम्बर है, ये प्यूपिल के बाद पीछे पोस्टीरियर चैम्बर है, ठीक है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो ये जो एंटीरियर चैम्बर से हमने एक शंट डाला, और यहाँ से अब सारा का सारा फ्लूइड होता हुआ कहाँ जाएगा, आपका सीधा कंजक्टिवा में, और वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, सीधा आपके एपिस्क्लेरल वेन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, तो वो डायरेक्टली वहां से रिमूव आउट हो जाएगा, या आपके आईज में टीयर के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो डॉक्टर सर्जरी के थ्रू उसका प्रॉपर वे बना देते कि जाएगा कहाँ आपके। क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो अब हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट रहती है उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या करेगा, पुट द आई पैचेस, पुट आई पैचेस। नेक्स्ट, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, सेम वही आपने जैसे कैटेरेक्ट में बोला था, आपने यहाँ पर भी पेशेंट को क्या बोलना है कि आपको हैवी लिफ्टिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी अभी आपकी क्या है, सर्जरी हुई है, तो आपको 6 वीक या 3 वीक्स तक ये सब चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड। क्लियर, अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे तो बिल्कुल नहीं झुकना है। क्लियर हो गया, इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी के आपको बिल्कुल भी आगे बेंड नहीं होना है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको आपको जो भी है, आपको ड्राइविंग, आपको टीवी, आपको रीडिंग, ठीक है, ये सब चीजें क्या है 3 वीक्स तक अवॉइड करनी है। क्लियर हो गया, 3 या 2 वीक्स तक आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, आपको कफिंग और स्नीजिंग जब भी करेंगे तो आपको वाइग्रस नहीं करना है। कफ और स्नीज अगर आप करेंगे तो वो कैसे करना है, ओपन माउथ से करना है, ठीक है। मुंह खुला रखना है, मुंह बंद करने की कोशिश नहीं करना। अगर आपने मुंह बंद करके छींका तो आपके जो भी वहां पर इम्प्लांट या शंट डाला है वो निकल जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, आपको रिफ्रेश आई ड्रॉप्स बार बार डालते रहना है, क्योंकि आपके अंदर से शंट डाला गया है, बार बार टीयर आएंगे तो आपको उसको रिफ्रेश आई ड्रॉप से क्लियर करना है। क्लियर, नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि ग्लूकोमा में कैसा विजन होता है, तो कैसा होता है वो, टनल विजन। प्लीज आप ये बात याद रखिए, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो उसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एन एज्ड क्लाइंट, एन एज्ड क्लाइंट with diabetic mellitus complaining of
complaining of painless peripheral painless peripheral vision loss is at risk of ऑप्शन ए है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, बी ऑप्शन है ओपन एंगल ग्लूकोमा, एंड सी ऑप्शन है आपका कैटरेक्ट, एंड डी ऑप्शन है आपका यूवीआइटिस। तो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले आप लोग इसका कमेंट ज़रूर करना। तो आज की क्लास अब हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेटिनल डी अटैचमेंट। उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होते हैं, हमारी ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है और उसमें 3 तरह की डिजीजेज आती हैं, मतलब 3 प्रॉब्लम्स आती है। एक तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है मोर देन 24 mm ऑफ एच, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, तीसरा आपकी ऑप्टिक डिस्क डैमेज हो सकती है। अगर आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज है तो उसको हम कहेंगे इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन। बट अगर वहां पर ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व दोनों डैमेज है, आईओपी भी इंक्रीज, अगर आईओपी इंक्रीज है, डिस्क और नर्व डैमेज है, तो हम उसको नॉर्मल प्रेशर ग्लूकोमा कहेंगे, क्योंकि वहां पर आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल है बट डिस्क और आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो फ्लूइड आता है, मैंने एक बात नहीं बताई कि जो ग्लूकोमा है हमारा, दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, ग्लूकोमा क्या है, सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ हमारा ब्लाइंडनेस का है। ठीक है, और ये कितना परसेंट है, 20% है हमारे ब्लाइंडनेस का। फर्स्ट कौन है हमारा, फर्स्ट है हमारा आपका कैटेरेक्ट है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड कॉमन रीजन ऑफ ब्लाइंडनेस, सेकेंड कॉमन रीजन ऑफ ब्लाइंडनेस।